नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और देश देशांतर के आज के अंक में हम बात करेंगे कोरोना वायरस। पूरी दुनिया में महामारी के रूप में फैल चुके इस वायरस को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा जारी है और चर्चा ये है कि इस वायरस का ओरिजिन ऑफ सोर्स क्या है, उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आया है ये SARS-CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस। क्यों और कैसे हुई कोरोना वायरस की उत्पत्ति, कैसे इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, इस मामले में क्या कहती है WHO की जांच रिपोर्ट और इस रिपोर्ट पर अमेरिका और भारत सहित दुनिया के तमाम देशों का रुख क्या है। जानेंगे कि कोरोना वायरस के ओरिजिन से जुड़ी तमाम जो कोशिशें हैं वो क्या हैं, उसको लेकर अपडेट क्या है और उससे निकल रहे निष्कर्ष क्या कहते हैं अपने दो बेहद खास मेहमानों से। आयादेवा रहाणे हैं हमारे साथ, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी हैं रॉ, सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही प्रोफेसर NK गांगुली हैं, आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत। और चर्चा की हम शुरुआत करें इससे पहले इस मामले पर दुनिया भर में चल रही कवायदों पर एक अपडेट मैं जरूर देना चाहूंगी। दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर दो थ्योरी है। जो पहली थ्योरी है जिसका चीन समर्थन करता है कि चमगादड़ या पेंगोलिन से फैला है कोरोना वायरस, वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चीन की वुहान लैब से वायरस पैदा हुआ और इस थ्योरी का समर्थन अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को जो लेकर है वो विवाद अब बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति के दूसरे चरण की जांच को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर यह पता लगाने का आदेश दिया है कि कोरोना वायरस कहां से फैला। इससे पहले अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री जेवियर बेसेरा ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चीन का नाम लिए बगैर विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहा कि कोरोना वायरस कहां से फैला, इसकी जांच का अगला चरण पारदर्शी होना चाहिए। WHO के शीर्ष वायरोलॉजिस्ट मैरियन कोपमेंस का यह कहना है कि जांच हुई है लेकिन फॉलो अप जांच जरूरी है। वहीं भारत ने भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड-19 की उत्पत्ति से जुड़ी जांच का अध्ययन जो है वो एक अहम कदम है, लेकिन इस मामले में जो अगले चरण की जांच है उसकी जरूरत है ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। और जांच और अध्ययन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को पूरी दुनिया को मिलकर सहयोग करना चाहिए। तो आइए इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं अपने दो बेहद खास मेहमानों से। सबसे पहले रहाणे सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और सवाल मेरा आपसे ये है, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है इस मामले को लेकर, अमेरिका ने खुफिया एजेंसियों को कहा है और एक टारगेट भी सेट किया है कि 90 दिनों के अंदर इसके रिपोर्ट सौंपें वायरस के ओरिजिन ऑफ सोर्स को लेकर। सबसे पहले मैं चाहूंगी आपसे इस कदम को लेकर आप अपनी बात रखें और कितना अहम कदम है ये। थैंक यू। ये कदम जो है एक बहुत अहम कदम है और मेरे ख्याल से काफी ठोस कदम है, क्योंकि दो तीन चीजें हमें याद रखनी चाहिए। पहले कि जब से ये महामारी शुरू हुई है तो इसका जो ओरिजिन है वो मिस्ट्री में श्राउडेड रहा है। जो है पहले तो वो अलग अलग स्टोरीज निकालने लगी। पहली थियरी तो ये थी कि जानवर के थ्रू ह्यूमन में आके फिर स्प्रेड हुई। फिर कई लोगों ने कहा कि लेबोरेटरी से एस्केप करके निकल आई। फिर चीन ने खुद कहा कि ये चीन से नहीं शुरू हुई है, किंतु एक अमेरिकन सिपाही यहाँ वुहान आया था, उसने ये फैलाई है और वो अमेरिका का मतलब डिलिबरेट मूव था। फिर कई महीनों के बाद उन्होंने कहा ये भारत से शुरू हुई है। तो चीन की खुद की स्टोरी तीन अलग अलग स्टोरी आ रही है। दूसरी बात ये है वुहान में 3 लेबोरेटरीज हैं, मिलिट्री लेबोरेटरीज हैं चीन का, जो वायरल रिसर्च करता है। चीन में और भी हैं, मेरे ख्याल से 7 आइडेंटिफाई हुए हैं लेबोरेटरी। और जब ये सार्स की वायरस हुई थी पहली महामारी, तो उस टाइम एक लीडिंग
साइंटिस्ट, चीन का जो लीडिंग साइंटिस्ट है, उसने कहा था कि दिस मार्क्स ए न्यू era of genetic weapons। और हम लोग जानते हैं कि चीन वर्ल्ड लीडर है क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, और वो खुद ये जेनेटिक्स और जेनोम रिस्ट्रक्चरिंग में काम कर रही है, खास तौर पे उनके एथनिक माइनॉरिटीज पे। और अब तो हम देख रहे हैं दुनिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट इस हद तक बढ़ी हुई है, क्योंकि लोग अपने क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मतलब उनके वो लॉस फील कर रहे हैं, और इकोनॉमीज ठप होने के मतलब प्रॉक्सिमिटी में आ रहे हैं। तो इस मेरे ख्याल से बाइडेन ने ये कदम उठाई है। और एक और पॉइंट है जो सामने नहीं आती है बट अहम पॉइंट है, और वो ये है कि एंटी चाइना सेंटिमेंट है, और अभी कॉन्फ्रंटेशन हो रही है यूएसए और चीन के बीच में। उस ये स्टेप जो है, ये एक अहम स्टेप होगी चीन को बैकफुट पे लाने के लिए, और अगर ये हुआ तो फिर होगा। पर इसमें एक कठिन समस्या भी है कि इन 18 महीने में चीन ने लेबोरेटरीज को बिल्कुल साफ कर दी है, उनकी इक्विपमेंट को साफ कर दी है, फिजिकली उसकी बदल दी है, और अभी एक जनरल को इंचार्ज लगाया लेबोरेटरी। तो आगे का रास्ता कठिन होगा, जरूर। जी बिल्कुल। प्रोफेसर गांगुली, एक ऐसा वायरस जो विश्व भर को अपनी चपेट में ले लेता है, 16 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो संक्रमित होते हैं, और कम से कम 35 लाख लोगों की मौत होती है। पूरी दुनिया जो है वो इसकी चपेट में है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में ये जानना कि इस वायरस का सोर्स ऑफ ओरिजिन है क्या? एक्चुअली इसमें दो तरह से लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने जैसे बोला, दो थ्योरीज हैं। ये एक इंजीनियर्ड वायरस कहीं से BSL-4 फैसिलिटी से एस्केप कर गया। नॉर्मली BSL-4 फैसिलिटीज एक हमने भी इंडिया में बनाया हुआ है, और मैंने यूएस में जो देखे हुए हैं, दे आर लाइक आयरन फोर्ट। उसमें से कुछ अगर वो फंक्शन करे, कुछ नहीं निकल सकता। और मैं एक्चुअली वहाँ पर एज ए विटनेस भी खड़ा हुआ था जब बॉस्टन वाली फैसिलिटी को वहाँ के सिटीजन ने चुनौती दी थी कि अगर यहाँ से एस्केप हो जाए तो क्या होगा। तो वो फिर हम जीत गए थे और बॉस्टन वाली फैसिलिटी को अलाउ किया था, क्योंकि इट वाज इम्पॉसिबल अगर ठीक से फंक्शन करता है बाहर जाना। तो दो चीज़ की अनएथिकल रिसर्च कुछ साइंटिस्ट ने किया था, जिसकी सारे विश्व में निंदा हुई थी। एक पोलियो वायरस खत्म हो गया दुनिया में एक्सेप्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान। एक ने सिंथेटिक पोलियो वायरस लैब में बनाया था, तो उसकी बड़ी निंदा हुई थी कि भाई ये आप डिस्ट्रॉय करो, ये ना करो। एक चीज होती थी जिसको कि एनहांसमेंट ऑफ फंक्शन की रिसर्च बोलते थे। वो H5N1 जो चिकन में होती थी, ह्यूमन में ठीक से ट्रांसमिट नहीं होती थी, तो उसमें एनहांसमेंट ऑफ फंक्शन का रिसर्च किया था एक लैब ने। वो फिर ऐसा स्ट्रेन बनाया था जो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सके, उसकी निंदा हुई थी। चीन में जो वुहान लैब है उसको NIH ने फंड किया था, वहाँ से एक बारिक है, और चाइना में साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सी जिंग ली। इन लोगों में एक फंडेड रिसर्च था यूएस का वुहान लैब में कि एनहांसमेंट ऑफ फंक्शन उसमें देखा जा रहा था। तो उसमें बाद में मिस्टर ओबामा ने जब वो आए, उन्होंने बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं, एथिकली इसको बंद करो। एनहांसमेंट ऑफ फंक्शन वहाँ पर एक मोटिव है जिसको कि इनिशियली बैट उसमें था, जिसको कि कहते हैं RATGS30, उसको मैनिपुलेट करके हो रहा था। तो ये बंद जब हुआ था, ये लोग करते रहे कि नहीं ये नहीं पता है। इसमें तीन खास चीजें हैं कि एक जो बैट में जो वायरसेस हैं जो वो देख रहे थे साउथ चाइना के केव से, उसमें और ह्यूमन उसमें 96% की सिमिलैरिटी है, वो बहुत दूर है, ये आसपास नहीं है। पैंगोलिन में जो जाता है जो कि एंटीटर कहलाते हैं, इसमें एक एरिया होता है, 6 जीन्स का एरिया होता है,
वो सम और अदर पैंगोलिन और उसमें 6 जीन बराबर के हैं, कोव 2 में और पैंगोलिन में। तो ये सुबह की जा रही थी कि ये पैंगोलिन में पहले गया, उसके बाद ह्यूमन में जंप किया। दो चीजें और बड़ी स्पेशल थी इस वायरस में। एक फ्यूरान नाम की एक एरिया है स्पाइक 1 और स्पाइक 2 के बीच में। ये जो एरिया है इसमें प्रोटीएज फंक्शन होता है जिसमें कि एक एरिया क्लीव हो जाता है, जिससे ये ACE2 में और एक बीटा 2 इंटीग्रीन है उसमें बहुत जोर से चिपकती है ये वायरस मच मोर ट्रांसमिसिबल हो जाती है। जो ये सुबह किया गया ये तो नहीं होता उनमें, ये कहाँ से आ गया? तब ये पता चला कि ये आ गया हम कहीं से, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंट कोरोना वायरसेस में ये देखा गया कि उनमें फ्यूरान वाला एरिया है। तीसरा जो हम बोल रहे थे RBD जो है, जो कि एक्चुअली 6 न्यूक्लियोटाइड होता है जो बाइंड करता है रिसेप्टर पर। ये जो RBD था, RBD इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो गया था। तो ये देखा गया कि ये कैसे जा सकता है, फिर क्या इसमें कोई इंजीनियरिंग होती रही और वो बाहर निकल गई किसी तरीके से, या ये जंप किया किसी तरह से और म्यूटेट होता रहा ह्यूमन में, और इस म्यूटेशन के वजह से इसमें तब्दीलियां आई जिससे कि ये इतनी जगह घूम सका। ये वायरस और दूसरे वायरसों में थोड़ा सा फर्क है। ये वायरस किसी भी टेम्परेचर में कहीं भी दुनिया का पहुंच रहा है, जो नॉर्मली रेस्पिरेटरी वायरसेस नहीं कर सकते। दूसरी चीज है कि जब कोई वायरस दूसरे को इन्फेक्ट करता है, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे को ज्यादातर इन्फेक्ट करता है। इसमें ये वायरस जो है एसिम्प्टोमेटिक नॉर्मल इंडिविजुअल जो वायरस कैरी करते हैं दूसरे को इन्फेक्ट करता है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी करीब करीब दूसरी है। फाइनली एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो वहाँ पर एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिसको कि चाइना ने जाहिर नहीं किया था। 3 साइंटिस्ट अंदर काम कर रहे थे, 3 साइंटिस्ट इन्फेक्टेड हुए और ये 3 साइंटिस्ट को सीवियर इन्फेक्शन से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और जितना मैं कोरोना वायरस और सार्स में जानता हूँ कि ये बॉडी सिक्रीशंस में मिलता है, स्टूल में, यूरिन में, थ्रोट स्वाब्स में, सलाइवा में, ये जरूर उन्होंने। और ये कोरोना ऐसा है कि वो दिख जाता है, मैंने आपको भी दिखाया, आपने कभी वायरस नहीं देखा, अगर आप भी देखोगे तो आप भी पहचान जाओगे, रोज आप लोग तस्वीर दिखाते रहते हो इसकी। तो ये चूक नहीं होनी चाहिए थी और ये लोगों को बतलाना चाहिए था जिससे कि लोग सावधान हो जाएं। इस वक्त जो ओबामा, जो हमारे जो बाइडेन जी ने है, इन्होंने 3 की कमेटी बनाई। एक तो WHO गई थी, आपने बोल दिया, WHO ने ये बोला कि हमारे पास सारा डाटा नहीं अवेलेबल था, बाद में उन्होंने बोला और इस तरीके से हमको और करना चाहिए। सो जो बाइडेन जी ने जो कमेटी बनाया उसके 3 मेंबर्स थे, तो 2 मेंबर्स ने बेस्ड ऑन दी इसकी सीक्वेंसिंग और एपिडेमियोलॉजी उन्होंने बोला कि ये नेचुरली इवॉल्विंग वायरस है। एक मेंबर ने डिफर किया, उन्होंने कहा कि ये इंजीनियर्ड वायरस है जो कि एस्केप हुआ है। सो अब उन्होंने बोला कि जैसे आपने कहा कि 3 महीने के अंदर इसकी जांच करके हमें खबर करो, रिपोर्ट दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सारी बातों को बहुत अच्छे से रखा और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अमेरिकी कमेटी में जो मत थे वो डिफरेंस थे। हालांकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनके जो चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं डॉक्टर फाउसी, उन्होंने भी ये कहा, पहले तो उन्होंने माना कि ये नेचुरल हो सकता है, लेकिन बाद में ये कह रहे हैं कि नहीं, ये दरअसल नेचुरल वायरस नहीं है और इसका जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो बेहद जरूरी है। रनाडी सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हम जानते हैं कि जो WHO की टीम है वो उसने जनवरी में चीन के वुहान शहर का दौरा किया था और चीन की एक टीम के साथ मिलकर इसको इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन खबरें ये भी थी कि चीन की टीम ने पूरा सहयोग नहीं दिया था, बहुत सारी चीजें जो हैं वो छुपाई गई थी। जब टीम लौटी WHO की और जो रिपोर्ट उसने सार्वजनिक की उसमें साफ तौर पे कुछ भी नहीं कहा गया, उसमें एक शायद शब्द का भी इस्तेमाल किया गया और शायद इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ WHO की ओर से, जिसमें सारी दुनिया उसके साथ थी, इसका दूसरा चरण भी जरूरी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इसमें 2-3 बातें हैं। पहले मैं आप ही का सवाल का जवाब देता हूं। और जो आपने कहा कि पहली बात तो यह है कि WHO की क्रेडिबिलिटी जो है
मुझे पता नहीं डॉक्टर गंगुली साहब मानेंगे कि नहीं, पर जो आम जनता में जो फीलिंग है और स्ट्रेटेजिक है कि WHO की क्रेडिबिलिटी वो बहुत लो है। जिस तरीके से उनकी रिस्पॉन्सेज नजर आए और जिस तरीके से वो चाइना के इशारे पे चल रहे थे, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है लो है। दूसरी बात कि जब ये कोरोना वायरस शुरू हुई थी या जब सामने आई कि ये महामारी है, वो था अक्टूबर में पहला केस हुआ था, उसके बाद नवंबर में केसेस हुए थे, पर जनवरी तक चीन ने कुछ डेटा या कॉन्फर्मेशन नहीं दी। इनफैक्ट ताइवान ने कॉन्फर्मेशन दी थी, पर WHO ने वो बात मानी नहीं, तो दुनिया ने 3-4 महीने उसी में खो दिया। बात ये रही कि जैसे आपने ठीक कहा कि WHO की टीम जो है चीन गई थी वुहान इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ये दूसरी टीम थी, पहले टीम तो पहुंच ही नहीं सकी, दूसरी टीम। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो वो लीडर था WHO, वो वुहान लेबोरेटरी में खुद काम कर चुका है और वहाँ गया था। वो सब वहाँ के जो साइंटिस्ट है उनको जानता था और लोग उसी टाइम कह रहे थे कि इससे इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट मिलना मुश्किल है, और वो ही और सब्सटेंशियल एविडेंस भी काफी है। इसके अलावा एक जो लोग कहते हैं कि अगर आप मैप को देखें, सिविल एविएशन मैप को, तो सबसे वेल कनेक्टेड सिटी है चीन में, इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली सबसे ज्यादा फ्लाइट्स अंदर और बाहर होती हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि जो महामारी बाहर फैली है चीन के अंदर नहीं फैली। ये भी एक सवाल उठता है कि क्यों। दूसरी बात, चीन ने काफी कुछ रिसर्च की है जेनेटिक्स में और जेनोम रिस्ट्रक्चरिंग या जीन एडिटिंग, तो उसमें शंका ये है या शक ये है कि वो बायो वॉरफेयर पे भी काम कर रहे थे। मैंने पहले आपको जिक्र किया था कि जब वो सार्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब चीफ साइंटिस्ट था, शू तुंग नाम है जी, कहा था दिस मार्क्स ए न्यू एरा ऑफ जेनेटिक वॉरफेयर। तो की थिंकिंग उसी लाइन पे उस टाइम आई थी। तो मेरे ख्याल से अब और फिर 2 ग्रुप साइंटिस्ट जो हैं, 16 साइंटिस्ट, उन्होंने पहले एक व्यू दिया और एक के अंदर वो पलट गए और दूसरे व्यू दिए, तो काफी अनसर्टेनिटी है। और मेरे ख्याल से अब जो अमेरिकन राष्ट्रपति ने ये जो कदम उठाया है, मेरे ख्याल दूसरे देश भी उनके सहमत देंगे। पर जैसा मैंने कहा, चीन तभी भी रिस्ट्रिक्ट करेगी उनकी मतलब ऑपरेशन चीन के अंदर, बट अमेरिका, फ्रांस और कनाडा, इनकी जो कॉन्टैक्ट्स है चीन के साइंटिफिक कम्युनिटी में वो बहुत ज्यादा है और चीन के बाकी के ब्यूरोक्रेसी में। तो मेरे अगर वो इसको लीड करें अमेरिका, तो है कि कुछ सही डायरेक्शन में जाएगी और प्रॉब्ली एटलीस्ट रियलिस्टिक से कुछ नतीजा पे पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100% कहना वो मुझे पता नहीं कि होगा कि नहीं, बट काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी तक रिजल्ट मिल जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि सर आपने भी कहा कि चीन इस पे जो है वो ऐतराज जताएगा और उसने जताया भी है। चीन ने जिस तरीके से कह दिया है कि अमेरिका का ये कदम WHO की अवमानना है, उस पर जो विश्वास है जो वर्ल्ड कम्युनिटी का, उसे कम करता है। लेकिन प्रोफेसर गांगुली, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अपनी रिपोर्ट में WHO ने ये भी कहा था, उसके महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने घेब्रेयेसस ने ये भी कहा था कि ये रिपोर्ट एक बहुत अच्छी शुरुआत है लेकिन ये अंत नहीं है और हमें अभी भी वायरस के स्रोत की जानकारी नहीं मिली है, हमें इस पर काम करना होगा। तो इस लिहाज से देखें तो अमेरिका का ये कदम स्वागत योग्य है और ये होना भी चाहिए और WHO को इसे पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। एक्चुअली ये जैसे अभी बोला था सर ने कि ये जो WHO एज एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है डोनेशंस फॉर कंट्रीज से, मेंबर कंट्रीज से, जिनमें कि बड़े डोनर्स हैं चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह। यूनाइटेड स्टेट्स ने तो अपनी डोनेशन रोक दी थी,
तो उस वक्त चाइना के ऊपर डिपेंडेंट भी हो गई थी। ये नॉर्मली इन्वेस्टिगेट तब कर लेती है जब कोई झगड़ा ना हो, कोई किसी को एक्यूज नहीं कर रहा हो, जैसे इन्होंने इबोला वगैरह बहुत अच्छी तरह से किया था। बट जहां पर झगड़ा हो, ये किसी को नाराज नहीं कर सकती, तो बड़ा फूक फूक के कदम रखती है। लैंग्वेज ही बड़ा डिप्लोमेटिक होता है, जैसे हम आप अभी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये लैंग्वेज नहीं यूज होता है। तो अगर कोई कंट्री पूरी कोऑपरेट करे तब तो कामयाब इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें सिर्फ साइंस से नहीं होगा, इसमें जैसे रॉ है या ऐसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो कई चीजें निकाल सकती हैं जो हम लोग नहीं निकाल सकते। हम तो वायरस के स्ट्रक्चर में जाएंगे, जीनोम में जाएंगे, एपिडेमियोलॉजी में जाएंगे, हम वहाँ पर उनका बिहेवियर नहीं देख पाएंगे, वो किस तरीके से एक्चुअली क्लैंडस्टीनली वर्क कर रहे थे, वो सब नहीं देख पाएंगे। तो इसमें एक मिली जुली कमेटी जो है वो इसमें से निकाल सकती है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अभी ये जो दोनों थ्योरीज हैं, दोनों थ्योरीज अभी बटी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी रियली इन डेप्थ जांच होनी चाहिए। जब पहला वाला सार्स आया था वो इजी था, वो वेट मार्केट से हुआ था, सिवेट कैट में आया था, सिवेट कैट वो खाते हैं, सिवेट कैट से ह्यूमन में गया था, थोड़ा बहुत दुनिया में घूमा, उसके बाद खत्म हो गया। ये वाला जो है, इसमें अभी इंटरमीडिएट एनिमल का पता नहीं चला है, पैंगोलिन इंटरमीडिएट एनिमल नहीं भी हो सकता है। ये लोग जो इनको जो फंड किया गया था कि साउथ चाइना के केव्स में जो बैट्स हैं वो कैसे सार्स को फैलाते हैं, क्योंकि सार्स जब हुआ था तो दुनिया डर गई थी। इनको पता करना चाहिए, करने का कोशिश कर रहे थे ये लोग, कैसे सार्स बैट में पनपता है। बैट कर अजीब सा एनिमल है, नॉकटर्नल एनिमल है, इसकी टेम्परेचर अलग होती है, ये एक झुंड में रहते हैं और एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी और दूसरे कंडीशंस में रहते हैं। तो ये काफी वायरसेस को फैलाते हैं, सिर्फ इसी को नहीं, ये रेबीज भी फैलाते हैं, ये निपा भी फैलाते हैं, ये सोर्स काफी वायरसेस का होता है। तो इस पर जब रिसर्च हो रही थी तब एक चीज बहुत जरूरी है कि जो भी कंट्री रिसर्च करती है ऐसी चीजों में, पर्टिकुलरली एनिमल से वायरस देख रही है और एनिमल में ट्रांसमिट कर रही है, वो बहुत स्ट्रिंजेंट होता है, उसे बहुत ही जबरदस्त ऑडिटिंग की जरूरत होती है। तो ये जो चीज कंट्री जो नहीं कर पाती तो उसको फिर प्रॉब्लम होता है। तो एक तो ये लोग, इन लोगों को राजी होना चाहिए अपना ऑडिट कराना, कि आप ऑडिट करो। दूसरी चीज इनको ये करनी चाहिए कि एक जो रूल हुआ है अभी पैंडेमिक्स का या इस तरह की चीजों का, कि जब इनके 3 साइंटिस्ट गए हॉस्पिटल में सीवियर इन्फेक्शन से एडमिट हुए, उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया, उन्होंने दूसरे देशों को क्यों नहीं सूचित किया कि आप लोग तैयार हो जाओ। एक और पॉइंट जो बोला गया है कि ये चीन में क्यों नहीं फैला, कैसे नहीं हुआ, तो इसका मैं ये बोलना चाहूंगा कि चीन एक टोटलिटेरियन रेजिम है। उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती थी, और उन्होंने बाद में जो हम लोग जो नहीं कर सकते थे उन लोगों ने किया। उन लोगों ने आनन फानन उन्होंने वैक्सीन बनाई, वो वैक्सीन काम करे चाहे ना करे, उन्होंने सब आदमियों में उसको डाल दिया, ठीक है। इन्होंने पहले भी ऐसा काम किया है। तो उससे इनकी वो इम्यूनाइज हो गई। अभी जिन कंट्री ने भी इम्यूनाइज किया है, वो जो भी म्यूटेंट्स हैं उन म्यूटेंट्स के अगेंस्ट वैक्सीन काम करती है। अभी इंडिया में जो डाटा अभी अपोलो लैब से वो आया है, अपोलो हॉस्पिटल लैब से, उसमें जितने लोगों को डबल वैक्सीनेशन किया गया था वो लोग B1617 म्यूटेंट्स को भी वो लोग भी नहीं सफ़र किया। उसके बाद जो ब्रिटिश म्यूटेंट्स थे उन्होंने भी सफ़र नहीं किया। तो मैं और सिर्फ बहुत कम परसेंटेज इन्फेक्ट हुए, उनमें से कोई 4% के करीब इन्फेक्ट हुए डबल उससे, बट उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा। यही डाटा गंगाराम का भी है, यही डाटा आर्टेमिस हॉस्पिटल का है, यही डाटा करीब करीब मेदांता हॉस्पिटल का है। सो इसमें मैं ये कहूँगा कि पैनिक ही नहीं होना चाहिए।
जो भी म्यूटेंट्स हैं, वैक्सीन उनके अगेंस्ट काम कर रही है। वैक्सीनेशन हमको बढ़ाते जाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदाराना जो व्यवहार है देशों का, वो इसके बाद बहुत जरूरी हो गया कि देश एक जिम्मेदाराना हरकत करे, एक दूसरे के साथ चले, क्योंकि ये जो चीज है अगर एक बार फिर हुआ तो हम लोग पता नहीं क्या होगा, माने हम लोग उसको संभाल पाएंगे कि नहीं, हमें पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मानवता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जो है पूरे विश्व के सामने खड़ी हो गई है। रनाडे सर, जो बातें प्रोफेसर गांगुली ने भी कही और WHO की जो वैश्विक मजबूरियां भी उन्होंने गिनाई, चलिए हम उस पर बात नहीं भी करते हैं। वायरस के ओरिजिन का पता लगाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, जैसा कि उन्होंने कहा प्रोफेसर गांगुली ने कि सिर्फ साइंस से काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसियां हैं उनकी भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। इनफैक्ट मैं एकदम सहमत हूँ जो उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो एविडेंस है आज तक वो सर्कमस्टेंशियल ही है, वो हम भी कह रहे हैं। पर जो टीम अमेरिका तैयार कर रही है, जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनको कहा है, उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस कम्युनिटी का खास रोल इंडिकेट किया हुआ है। तो यूएस इंटेलिजेंस जो है वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करेगी, या उनकी एक ही ग्रुप होगी या अलग अलग ग्रुप्स, वो मुझे पता नहीं, बट वो एक काफी एक अहम रोल खेलेगी इसमें। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि जो साइंटिस्ट नहीं कर पाएंगे या जो स्टेटस नहीं कर पाते हैं वो ये लोग करेंगे, और यही तरीका है जांच करने के लिए कि ये इंजीनियर्ड वायरस था या किसी और तरीके से ये निकल आया। पर मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा कि अगले टाइम भी ऐसा वायरस हो सकता है। मेरे ख्याल से भारत जो है अब एक पावर है जो सोच रही है कि हम भी राइज कर रहे हैं और राइज कर रहे हैं, तो दूसरे देश भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो इस महामारी में हम लोगों को जो वीकनेसेस नजर आए हैं हमारे मेडिकल सिस्टम में, हमारे प्रिवेंटिव सिस्टम में, बायो वॉरफेयर के अगेंस्ट, उन पे हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अगला महामारी भी आ सकता है। कई लहर को लेकर आशंकाएं हैं। हमें हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगला जो वेव आएगा, मतलब इसका नहीं पर कुछ और मतलब वायरस आ सकती है। बिल्कुल, वायरस जिस तरीके से म्यूटेंट हो रहा है, अपना रूप स्वरूप बदल रहा है, और दूसरी लहर में हमने देखा किस तरह की जो परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं देश के सामने आई। तीसरी लहर को लेकर भी बहुत सारी आशंकाएं हैं। प्रोफेसर गांगुली, चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी एक क्लोजिंग कमेंट के साथ इस पूरी चर्चा को आप समअप करें। अमेरिका का ये कदम, WHO का रोल, और चूंकि भारत ने भी ये कह दिया है कि निश्चित रूप से जो जांच है उसका दूसरा चरण जो है वो शुरू होना चाहिए, और ये पता लगना ही चाहिए कि ओरिजिन ऑफ सोर्स वायरस का क्या है। आप बिल्कुल सही है। मैं वहाँ साहब की बात को कंप्लीटली सपोर्ट करता हूँ कि हम लोगों को इस बार हम लोगों को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। रोग स्टेट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज मैं कोई पॉलिटिकल एलिमेंट इसमें नहीं इंजेक्ट करना चाहता, बट रोग स्टेट्स दुनिया में हैं, और हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है एक अहम मुद्दा है। किसी को भी आजकल जैसे साइबर वॉरफेयर है जो कि बिल्कुल नया है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर नया नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक रियलिटी है। इसके अगेंस्ट हमको सब एकजुट के, हमारी कंट्री फेडरल सिस्टम है, हमको सारा कुछ भूल के इकट्ठे सबको काम करना पड़ेगा, क्योंकि एविडेंस कहीं भी आ सकती है, हमारे देश के किसी कोने से निकल सकती है। दूसरी चीज़ है कि ये बहुत अच्छा है कि अभी हमारे जो मंत्री हैं वो साइंस टेक्नोलॉजी के भी मंत्री हैं, वो हेल्थ के भी मंत्री हैं, वो एनवायरनमेंट के भी मंत्री हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठे काम करती हैं, लेकिन हमारी जितने एजेंसीज हैं, हमारे जो इंडस्ट्री है, हमारी जो
सारे सोशल सेक्टर्स हैं, सबको इकट्ठे काम करना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, आपस में जो डाटा है वो शेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और इकट्ठे चलना पड़ेगा। तो ये चीज चेतावनी जो इन्होंने दी है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। हम लोग बिकॉज हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर हैं, हम लोगों में काफ़ी खूबियाँ भी हैं फेडरल होने के लिए, कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। तो उन कमज़ोरियों को हमको पूरा करके उनको ठीक से हमको हैंडल करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप दोनों खास मेहमानों ने जिस तरीके से चर्चा में अपना पक्ष रखा, बेहद महत्वपूर्ण और जानकारियां भी निकलकर सामने आई। और जब बात वैश्विक चुनौती की हो, मानवता के दुश्मन की हो, और इस वैश्विक महामारी में जब हर देश इससे पीड़ित है, मानव जाति पीड़ित है, तो जरूरत निश्चित रूप से इस बात की है कि पूरा विश्व समुदाय एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़े, चाहे वो वायरस को मिटाने की हो या वायरस के ओरिजिन का पता लगाने की हो। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।